साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस 2023 की मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो यूपीएससी मेंस 2023 के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए, उस प्रोग्राम के तहत जो पहला फुल लेंथ टेस्ट कराया गया है उस टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जिसमें 20 प्रश्न हैं। ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ये दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा उन छात्रों के लिए चलाया जा रहा है जिन्होंने यूपीएससी की प्री परीक्षा क्वालिफाई की है और मेंस की परीक्षा उन्हें लिखना है हिंदी मीडियम से, और ये मेंटरशिप प्रोग्राम इनका पूरी तरीके से फ्री है। तो एक तरीके से ये दृष्टि की काफ़ी एक अच्छी पहल है। तो चलिए प्रश्नों पे आते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का नगरीय स्वरूप क्षेत्रीय सामाजिक आर्थिक कारकों के क्रमिक विकास का परिणाम था, चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे जो मॉडल आंसर दिया गया है इसमें, चूंकि देखिए ये प्रश्न आपको 150 शब्दों में लिखना है, 150 शब्दों में, पर जो मॉडल आंसर दिया गया है वो 150 शब्दों से कहीं ज़्यादा दिया गया है। तो देने का औचित्य यही है कि आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, आप उस कंटेंट से जब वहाँ पे लिखेंगे तो आपको 150 वर्ड ही लिखने हैं, आप केवल की पॉइंट ही लिखेंगे, परंतु आप उसके आगे पीछे की घटनाओं को भी आपको पता होना चाहिए। जब आप ज़्यादा जानते रहेंगे तभी आप उसको कम कर पाएंगे, कम में ही आप क्या लिख पाएंगे। तो चलिए अब इसको लिखने का दृष्टिकोण क्या बताया गया, वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता का संक्षिप्त परिचय देना है, फिर प्रारंभिक चरण से निरंतरता के तत्वों का उल्लेख करना है जिससे ये पता चले कि ये जो क्रमिक विकास है वो नगरीय स्वरूप के लिए है, और तीसरा हड़प्पा सभ्यता के नगरीय स्वरूप की व्याख्या करना है, कौन से वो बिंदु हैं जिनसे आपको पता चलता है कि उसका नगरीय स्वरूप रहा है, और फिर निष्कर्ष बता देना है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में समकालीन पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में विकसित हुई। वर्ष 1920 के दशक के दौरान सिंधु घाटी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई खुदाई का स्थल थी। इन खुदाई से दो प्राचीन शहरों मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के अवशेष मिले हैं। वर्ष 1924 में एएसआई के महानिदेशक जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। तो आप वहाँ पे आंसर राइटिंग में केवल एक लाइन लिख के काम खत्म कर सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में समकालीन पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में विकसित हुई। इसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता को 3 चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है, प्रारंभिक या पूर्व हड़प्पा चरण, दूसरा परिपक्व हड़प्पा चरण, तीसरा है उत्तर हड़प्पा चरण। परिपक्व हड़प्पा चरण जो है ये हड़प्पा सभ्यता के नगरीय अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, जो पूर्ण विकसित सभ्यता की सभी आवश्यक विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगरीय स्वरूप के क्रमिक विकास में क्षेत्रीय सामाजिक आर्थिक कारकों की भूमिका किस प्रकार से थी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के नगरीय स्वरूप का विकास अचानक नहीं बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया थी। हड़प्पा सभ्यता के सभी चरणों में, 3 चरण हैं, सभी चरणों में निरंतरता के तत्व मौजूद थे। अमलानंद घोष प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृत और परिपक्व हड़प्पा संस्कृत के बीच समानता की पहचान करने वाले पहले पुरातत्वविद थे। घोष ने राजस्थान की पूर्व हड़प्पा सोधी संस्कृत पर ध्यान केंद्रित किया। दिलीप चक्रवर्ती ने सुझाव दिया कि विशेष रूप से राजस्थान में तांबा धातु विज्ञान के विकास के कारण सुनार, ईंट बनाने वाले, पत्थर काटने वाले, बुनकर, नाव बनाने वाले और मृण मूर्तिकार जैसे शिल्पगत विशेषज्ञताओं में वृद्धि ने प्रारंभिक उपनगरीय हड़प्पा चरण से पूर्ण नगरीय जीवन के संक्रमण में प्रमुख योगदान दिया गया। चौथा पॉइंट है एक अन्य सामाजिक कारक जिसने नगरीय स्वरूप के विकास का मार्ग प्रशस्त किया हुआ था संगठित सिंचाई प्रणाली के कारण कृषि का विकास। हालांकि इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। 5वां संभव है कि एक नए निर्णायक राजनीतिक नेतृत्व के उद्भव सामाजिक संगठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन की एक नई विचारधारा ने भी सिंधु घाटी के सक्रिय बाढ़ के मैदान में बस्तियों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया हो। अगला पॉइंट है नगरीय स्वरूप को आकार देने वाली हड़प्पा सभ्यता के परिपक्व चरण में जो तत्व प्रमुख थे वह इन शुरुआती चरणों में स्पष्ट रूप से पाए गए थे। अगला पॉइंट है सामाजिक परिवेश के पदानुक्रम ने गढ़ मतलब जो रईसों के लिए और निचले शहर के विकास का नेतृत्व किया। आप हड़प्पा कालीन सभ्यता पढ़ेंगे तो आप देखेंगे तो जो नगर है वो 2 भागों में बटे होते थे, एक ऊंचाई पर होता था और एक नीचे होता था। ऊंचाई वाले पे जो समाज के रईस लोग होते थे वो रहते थे। तो गढ़ और निचले शहर के विकास का नेतृत्व किया जो हड़प्पा नगर योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। निवासियों की गोपनीयता की चिंताओं का सामाजिक विचार नगरीय आवासों में परिलक्षित होता था। मुख्य प्रवेश द्वार अंदरूनी हिस्सों का प्रत्यक्ष दृश्य प्रस्तुत नहीं करते थे क्योंकि वे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। अगला पॉइंट है भारत का अन्य भागों के साथ आंतरिक व्यापार शुरू होता है। मुख्य रूप से मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान तथा ईरान के साथ विदेशी व्यापार के कारण बंदरगाह शहर लोथल का विकास होता है।
अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का नगरीय स्वरूप किस प्रकार से कह सकते हैं कि उसका नगरीय स्वरूप था। तो पहली चीज नगर की रूपरेखा और वास्तुकला। देखिए हड़प्पा सभ्यता में कुशल जल निकासी प्रणाली के साथ सुनियोजित शहर थे, साथ ही एक ग्रिड जैसी जालीनुमा संरचना थी जिसमें सड़कें लगभग एक दूसरे के समानांतर समकोण बनाते हुए काटती थीं। घर जो है 1:2:4 के मानक आकार वाली पक्की ईंटों से बने थे। तो इस प्रकार की संरचना आपको नगरीय शहर में ही मिलेगा, आपको ग्रामीण परिवेश में ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगला है निर्वाह और अर्थव्यवस्था का। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन तथा व्यापार पर निर्भर थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सिंधु नदी की बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए सिंचित कृषि तथा एक विशेष जल प्रबंधन प्रणाली का उपयोग किया जो गेहूं, जौ, चावल और कपास जैसे फसलों की खेती में सहायक था। इसके अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता के लोग आहार की पूर्ति हेतु मत्स्य ग्रहण एवं शिकार भी करते थे। अगला पॉइंट है उद्योग का। हड़प्पा सभ्यता में एक समृद्ध उद्योग था जिसमें शंख, हाथी दांत, कार्नेलियन, सेलखंडी, फायांस, लार्ज वर्थ, सोना और चांदी जैसे विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधनों का काम किया जाता था। शिल्पकारों ने घरेलू उपयोग, सार्वजनिक जीवन तथा विशिष्ट बाजारों एवं लंबी दूरी के व्यापार हेतु व्यक्तिगत आभूषण के लिए मानकीकृत कलाकृतियों का निर्माण किया। सोरतुगई एक लाजवर्द खनन एवं प्रसंस्करण केंद्र था तथा नागेश्वर में शंख से बनी वस्तुओं के निर्माण का कार्य किया जाता था। मृद मूर्ति कला। तो हड़प्पा के मृद भांडों को इसकी अच्छी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, जो चिकनी मिट्टी से बने हैं जिन्हें समान रूप से पकाया गया है। मृद भांडों को काले और लाल रंग से सजाया गया था जिस पर चक्र, मत्स्य शल्क और पीपल के पत्ते उत्कीर्ण थे। अगला है तांबा या कांसा धातुकर्म। हड़प्पावासी तांबे और कांसे का उपयोग औजार, बर्तन तथा आभूषण बनाने के लिए करते थे। अधिकांश कलाकृतियां रोजमर्रा के दैनिक उपयोग के उपकरण तथा आभूषण जैसे व्यक्तिगत वस्तुएं, हथियार इत्यादि थे। व्यापार की बात करें, पहले हम लोग उद्योग की बात की, तो व्यापार की बात करें। विभिन्न साक्ष्य मेसोपोटामिया, मिस्र, दक्षिणी भारत, ओमान और अफगानिस्तान के साथ व्यापार को संदर्भित करते हैं जिसमें लकड़ी, शंख, सोना, कार्नेलियन मोती, लाजवर्द तथा वस्त्र शामिल हैं। घनीय बाट तथा मुद्रांकन नियंत्रित वितरण विधियों के साथ, मतलब मोहर लगाई जाती थी, के साथ व्यापार की संरचित प्रणाली का संकेत देते हैं जिससे अब तक पढ़ा नहीं जा सका। जो लिपि है हड़प्पा कालीन अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पा लिपि की बात करें तो हड़प्पा लिपि नगरीय सभ्यता की विशेषताओं को रेखांकित करती है, जो कि देखिए जहाँ लोग पढ़े लिखे होंगे, जैसे नगरीय व्यवस्था में माना जाता है ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, तो वहाँ पे कोई ना कोई लिपि होगी ना। तो यहाँ पे लीप का विकास हुआ था, भले हम नहीं पढ़ पाए हैं परंतु लीप का विकास हुआ था। लीप चित्रात्मक और प्रतीकात्मक थी। लेखन शैली ब्रोस्टोफेडन, मतलब दोनों ओर लिखने की लीप थी, हालांकि लीप को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। शिल्प के संगठन, इस प्रकार निष्कर्ष रूप में क्या लिखेंगे कि शिल्प के संगठन, व्यापार संबंधों की गहनता तथा सामाजिक स्तरीकरण के माध्यम से, शिल्प के संगठन, व्यापार संबंधों की गहनता तथा सामाजिक स्तरीकरण के माध्यम से सामाजिक आर्थिक चरित्र के क्रमिक विकास ने हड़प्पा सभ्यता के परिपक्व चरण में योगदान दिया। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग 1800 ईसा पूर्व हुआ। हालांकि विद्वानों के बीच हड़प्पा सभ्यता के पतन पर बहस हुई। बस आप यहाँ तक लिख के खत्म कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग 1800 ईसा पूर्व हुआ, या जहाँ तक ये योगदान की बात है बस योगदान तक भी आप लिख के खत्म कर सकते हैं। परंतु कुछ पॉइंट आप याद रखिएगा। हालांकि विद्वानों के बीच हड़प्पा सभ्यता के पतन पर बहस हुई। आर्य हस्तक्षेप का सिद्धांत अब विवादित है तथा कई लोगों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। सरस्वती नदी के सूखने और मानसून के कारण नदी के प्रारूप में परिवर्तन हुआ जिससे जलवायु शीतल तथा शुष्क हो गई। ठीक है, जब आर्द्र होगी तभी बारिश होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नई महाशक्तियों के उदय और यूरोपीय उपनिवेशवाद के पतन सहित वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था पर द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों की चर्चा कीजिए या प्रभाव की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये भी 150 शब्दों में लिखना है। ये शॉर्ट वाला क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या बताएंगे, द्वितीय विश्व युद्ध का संक्षिप्त परिचय दे सकते हैं आप। दूसरा, नई महाशक्तियों के उदय और यूरोपीय उपनिवेशवाद के पतन सहित वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था पर युद्ध के प्रभाव का विस्तार से विश्लेषित कीजिए और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव का समग्र विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष लिखना है। तो हमें चूंकि प्रभाव पर ज़्यादा जोर देना है, तो हम द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में एक लाइन से या 1 या 2 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखेंगे उसके परिचय में। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा दिया गया परंतु आप 1-2 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि 150 वर्डों में ही आपको लिखना है। द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939 से वर्ष 1945 के बीच घटित हुआ। अभूतपूर्व स्तर पर यह एक वैश्विक संघर्ष था जिसमें विश्व के अधिकांश देश शामिल थे, जिसके परिणामस्वरूप लाखों लोग मारे गए।
युद्ध के पश्चात वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ क्योंकि युद्ध पूर्व की स्थिति को एक नए वैश्विक व्यवस्था द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें नई महाशक्तियों का उदय और यूरोपीय उपनिवेशवाद का पतन शामिल था। अब बात करते हैं कि वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था पर द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था पर द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव किस प्रकार देखा जाएगा। तो देखिए, राजनीतिक व्यवस्था पर भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहला, नई महाशक्तियों का उदय होता है। देखिए, वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था पर द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे तात्कालिक प्रभाव नई महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ यूएसएसआर का उदय था। ठीक है, तो यहाँ पे दो ध्रुव बन जाते हैं। एक तरफ आपका संयुक्त राज्य अमेरिका रहता है। यह युद्ध से पहले वैश्विक मामलों से अपेक्षाकृत अलग थलग रहा था, लेकिन अपनी औद्योगिक क्षमता में वृद्धि के कारण युद्ध के दौरान विश्व की अग्रणी आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में उभरा। सोवियत संघ मानवीय और भौतिक नुकसान झेलने के बाद भी सोवियत संघ एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा। इसकी रेड आर्मी ने पूर्वी यूरोप के अधिकांश हिस्से पर अधिकार कर लिया और इसका राजनीतिक प्रभाव पूरे विश्व में फैल गया। तो आप यहाँ पर ही ये पहले पॉइंट को लिख करके समाप्त कर सकते हैं कि ये यहाँ तक, आगे के 2 पॉइंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है जब आप आंसर राइटिंग करेंगे। अगला पॉइंट है शीत युद्ध की शुरुआत। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जैसी नई महाशक्तियों के उदय ने शीत युद्ध की शुरुआत की। यह दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव की ऐसी स्थिति थी जो वर्ष 1991 में सोवियत संघ के पतन तक बनी रही। अगला पॉइंट है संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी पश्चिम और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले कम्युनिस्ट पूर्व के बीच वैचारिक प्रतिद्वंदिता ने 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित किया। तो उस समय विश्व में 2 प्रकार की विचारधारा चल रही थी। एक तरफ पूंजीवाद था, दूसरी तरफ आपका कम्युनिस्ट विचारधारा थी। ठीक है, कम्युनिस्ट विचारधारा थी। तो देखिए, अगला है दोनों महाशक्तियों ने सैन्य गठजोड़, आर्थिक सहायता, प्रचार और जासूसी सहित विभिन्न माध्यमों से वैश्विक प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा की कि कौन ज़्यादा बड़ा है। द्विध्रुवी विश्व व्यवस्था के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय संघर्षों, आयुध स्पर्धा और छद्म युद्धों की एक श्रृंखला भी बनी क्योंकि दोनों महाशक्तियों ने अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने का प्रयास किया। संयुक्त राष्ट्र का गठन भी होता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हुई तबाही ने वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और संवाद और कूटनीति के माध्यम से भविष्य में संघर्षों को रोकना था। ये जो राष्ट्र लीग थी, ठीक है, द नेशन ऑफ लीग जो थी, उसके स्थान पर इसको स्थापित किया गया था। अगला है यूरोपीय उपनिवेशवाद का पतन होता है। ये भी एक राजनीतिक प्रभाव ही था। युद्ध ने औपनिवेशिक शक्तियों, विशेष रूप से ब्रिटेन, फ्रांस और नीदरलैंड की वैधता को उजागर किया। युद्ध के दौरान उपनिवेशों में राष्ट्रवादी शक्तियों आंदोलनों ने गति पकड़े, जिससे भी औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। उदाहरण के लिए पहले भारत ने वर्ष 1947 में ब्रिटेन के आधिपत्य से स्वतंत्रता प्राप्त की। उसके बाद बर्मा और श्रीलंका भी उपनिवेशी चंगुल से आज़ाद हो गए। अब बात करते हैं यूरोपीय उपनिवेशवाद के पतन में योगदान देने वाले वो कौन से कारक हैं। तो पहला देखिए, युद्ध के दौरान यूरोपीय शक्तियों द्वारा झेली गई आर्थिक तबाही ने उनको अपने उपनिवेशों को बनाए रखने में जटिलता उत्पन्न कर दी। उनकी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन उनके विदेशी क्षेत्रों के प्रशासन और रक्षा के लिए सीमित मात्रा में बचे हुए थे। तो बिना इसके ये उपनिवेशों पर कब्जा कैसे करते या उस पर नियंत्रण कैसे बनाए रखते। दूसरा पॉइंट है, युद्ध ने आत्मनिर्णय और मानवाधिकारों के महत्व को उजागर किया था। युद्ध ने आत्मनिर्णय और मानवाधिकारों के महत्व को उजागर किया था। ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित सिद्धांत है, जिस पर वर्ष 1945 में हस्ताक्षर किए गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता और लोकतंत्र को कायम रखने के लिए युद्ध करने वाली औपनिवेशिक शक्तियों का पाखंड उजागर हो गया। यदि आप उपनिवेशों पर नियंत्रण बनाए रखेंगे और आप स्वतंत्रता और लोकतंत्र की बात करेंगे तो ये आपका पाखंड ही नजर आएगा। तो ये उजागर होता है यूरोपीय देशों का, क्योंकि वे अपने औपनिवेशिक हितों की पूर्ति हेतु इन अधिकारों को नज़रअंदाज करते थे, मतलब अपने हिसाब से इसका प्रयोग करते थे और जहां इसका नुकसान होता था उसे नज़रअंदाज कर देते थे। द्वितीय विश्व युद्ध का वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। निष्कर्ष रूप में यही कहेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध का वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्तियों के रूप में उभरे और यूरोपीय उपनिवेशवाद का पतन हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की विरासत आज भी वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य को आकार दे रही है। संयुक्त राष्ट्र, जिसे युद्ध के बाद स्थापित किया गया था, शांति बनाए रखने और राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना हुआ है, वर्तमान में भी बना हुआ है। हालांकि शीत युद्ध की समाप्ति और बाद में चीन तथा भारत जैसी नई महाशक्तियों के उदय ने एक अधिक जटिल और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को जन्म दिया है वर्तमान में।
तो इसीलिए डिमांड की जा रही है कि वर्तमान के हिसाब से संयुक्त राष्ट्र संघ को परिवर्तित किया जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1858 के पश्चात भारत के संवैधानिक इतिहास में कई उल्लेखनीय विकास हुए। ये समाज और राजनीति में महत्वपूर्ण और स्थायी परिवर्तन हुए, इस पर हमें टिप्पणी करना है। तो देखिए 1857 का विद्रोह होता है, उसके बाद जो है आपका 1858 का अधिनियम आता है। देखिए इसमें लिखेंगे कैसे। वर्ष 1858 के बाद हुए संवैधानिक परिवर्तन का संक्षेप में परिचय दीजिए और वर्ष 1858 के बाद पेश किए गए विभिन्न अधिनियमों को विस्तार से विश्लेषित कीजिए। तदनुसार निष्कर्ष लिखना है। देखिए 150 वर्ड में इसको भी लिखना है। वर्ष 1858 के बाद भारत का संवैधानिक इतिहास। वर्ष 1857 में हुए विद्रोह के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के समस्त प्रशासनिक अधिकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य को सौंपने, जो प्रशासनिक अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य को सौंपने के बाद की अवधि को संदर्भित करता है। इस युग में महत्वपूर्ण संवैधानिक और प्रशासनिक परिवर्तन हुए जिन्होंने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को एक उपनिवेश से एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में आकार दिया और इस प्रक्रिया को प्रभावित किया। देखिए जो संवैधानिक विकास होते हैं उनको थोड़ा देखते हैं कि करके। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आता है। भारत में वर्ष 1861 के अधिनियम ने विधायी निकायों में गैर आधिकारिक प्रतिनिधियों को शामिल करने के साथ साथ पोर्टफोलियो प्रणाली, मंत्रालयों की तरह की स्थापना की और कैबिनेट सरकारों में विधायी हस्तांतरण की नींव रखी। मतलब जो कैबिनेट प्रणाली की जो नींव रखी जाती है वो यहीं से आती है। हालांकि विधान परिषदों के पास सीमित शक्तियां थी क्योंकि उन्हें महत्वपूर्ण मामलों के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता थी। मतलब पहले बिना अनुमोदन के वो कोई काम नहीं कर सकते थे। बजट या कार्यकारी कार्यों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। अंतिम स्वीकृति का अधिकार वायसराय और राज सचिव के पास था। भारतीय गैर सरकारी सदस्य केवल कुलीन वर्ग से संबंधित थे। अगला है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम ने प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को पेश करते हुए प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की सिफारिश करने हेतु प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को पेश करते हुए प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की सिफारिश करने हेतु गवर्नर जनरल के पद, जिला बोर्ड, नगर पालिका, जमींदारों, व्यापार निकायों और वाणिज्य मंडलों को अधिकार प्रदान किए, जिसके कारण विधान परिषद का विस्तार हुआ। यद्यपि अगला पॉइंट है, यद्यपि गैर सरकारी सदस्यों के चयन में अप्रत्यक्ष चुनाव की स्वीकृति दी गई। प्रत्यक्ष नहीं, जिन्हें वित्तीय वितरणों पर अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार था। साथ ही पूर्व सूचना के जनहित के मामलों पर कार्यपालिका से प्रश्न कर सकते थे। मतलब यहाँ पर जनहित के मामलों पर, मतलब पहले से आपको सूचना देनी होगी, फिर आप प्रश्न कर सकते थे, मतलब पूछने का अधिकार दिया गया। फिर आता है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मार्लेमेंटो सुधार आता है। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय शासन ने प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रयास किया। भारतीय शासन में प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रयास किया गया, जिसके तहत इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को सुदृढ़ करने के साथ साथ भारतीय सदस्यों को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। अगला पॉइंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल की शक्तियों में वृद्धि की गई, लेकिन वास्तविक शक्ति सरकार के पास ही रही। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का निर्माण किया गया क्योंकि चुनाव प्रणाली अप्रत्यक्ष थी, जिससे बृहद पैमाने पर लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता था। इसने समाज के भीतर की राजनीतिक बाधा खड़ी कर दी, जिसने सांप्रदायिकता की समस्या को जन्म दिया। भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात करें तो इसने द्विसदनीय प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें अधिकांश सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए, जिसमें मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीय लोगों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार किया और प्रांतों में द्वैध शासन को प्रारंभ किया। हालांकि यह संरचना केंद्रीकृत रही क्योंकि भारतीय विधानमंडल कार्यपालिका के समक्ष गैर संप्रभु और शक्तिहीन थी। हालांकि यह संरचना जो है वो केंद्रीकृत रही क्योंकि भारतीय विधानमंडल कार्यपालिका के समक्ष गैर संप्रभु और शक्तिहीन थे। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत भारतीय लोगों को सत्ता हस्तांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। आगे बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की। तो देखिए इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिसमें प्रांतीय गवर्नर, प्रांतीय मुख्य आयुक्त और प्रांतीय गवर्नर, प्रांतीय मुख्य आयुक्त और भारतीय राज्य शामिल थे। हालांकि यह कभी भी विरोध के कारण अस्तित्व में नहीं आ पाया। इस अधिनियम का संचालन 15 अगस्त 1947 तक होता रहा। इसमें 3 विषय सूचियों के साथ एक संघीय कार्यकारी और एक द्विसदनीय संघीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई। एक संघीय कार्यकारी और एक द्विसदनीय संघीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई, जिसको आप लोकसभा और राज्यसभा कह सकते हैं। इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर इन्हें स्वायत्तता प्रदान की और प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया, जिसके अंतर्गत सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल के सिद्धांतों को निम्न वर्गों, महिलाओं एवं श्रमिकों तक विस्तृत किया गया।
सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की प्रणाली के विस्तार ने अलगाववाद की प्रकृति को बढ़ावा दिया, जिसकी परिणति भारत के विभाजन में होती है। अगला है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अधिनियम ने ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र उपनिवेशों भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया। इसने भारत को पूर्ण विधायी अधिकार भी प्रदान किया, जिससे संविधान सभा का गठन हुआ। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन के अंत को चिन्हित किया और भारतीय संविधान के निर्माण की नींव रखी। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि वर्ष 1858 के पश्चात भारतीय संवैधानिक इतिहास में उल्लेखनीय घटनाओं की एक श्रृंखला देखी गई, जिसने प्रकारांतर में भारत के राजनीतिक परिदृश्य को परिवर्तित कर दिया। इन संवैधानिक सुधारों ने शासन में भारतीय भागीदारी को बढ़ाया, उत्तरदायी सरकार की नींव रखी और भारतीय संविधान के अंतिम प्रारूपण हेतु मंच तैयार किया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उपयुक्त उदाहरणों के साथ मंदिर स्थापत्य की नागर और द्रविड़ शैलियों के बीच प्रमुख अंतरों पर चर्चा करना है। तो देखिए, हमें पहले मंदिर स्थापत्य का संक्षेप में परिचय देना है, फिर नागर और द्रविड़ शैली में अंतर बताना है, फिर तदनुसार निष्कर्ष बता देना है। देखिए, भारतीय मंदिर स्थापत्य एक आकर्षक और विविध विषय है जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में सदियों से मंदिर स्थापत्य की अनूठी शैली अपनी विशिष्ट विशेषताओं के साथ विकसित हुई है। भारत में आप इसे गुप्त काल में देख सकते हैं, फिर आप चोलकालीन साम्राज्य, जितने भी आपके साम्राज्य थे सब में देख सकते हैं। भारत में सबसे प्रमुख मंदिर स्थापत्य शैलियों में से दो हैं, नागर और द्रविड़ शैली। ऐसे तो तीन शैलियाँ हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और तीसरी बेस शैली, जो इसमें इन दोनों की विशेषताएं शामिल हैं। नागर शैली ये आपकी क्रमशः देश के उत्तरी भागों में और द्रविड़ शैली दक्षिणी क्षेत्रों में प्रचलित है। मंदिर स्थापत्य की नागर और द्रविड़ शैलियों में अंतर की बात करते हैं। अंतर क्या है? तो एक तरफ नागर शैली, दूसरी तरफ द्रविड़ शैली। देखिए, नागर शैली, इसकी शैली की एक विशिष्ट विशेषता इसके शिखर होते हैं, जिन्हें एक अधिरचना या गुंबद कहा जाता है, जो सामान्य रूप से घुमावदार होते हैं। ठीक है, ये गुंबदाकार होते हैं शिखर इनके। इस शैली की एक विशिष्ट विशेषता इसके शिखर होते हैं, जिन्हें एक अधिरचना या गुंबद कहा जाता है, जो सामान्य रूप से घुमावदार होते हैं। और वहीं द्रविड़ शैली में क्या होता है? इस शैली की विशिष्ट विशेषता इसकी पिरामिडीय या सीढ़ीनुमा प्रकार, स्तर, स्तूप अधिरचना, जिसे विमान कहते हैं। देखिए, इधर आपका नागर शैली में शिखर कहते हैं, वहाँ पे विमान कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार से होता है और यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से होता है, ये पिरामिड टाइप का। दूसरा, नागर शैली में एक छोटा चौकोर आकार का गर्भगृह होता है, जिसमें मुख्य मूर्ति स्थित होती है, जिसके पहले एक या एक से अधिक स्तंभों वाले बरामदे या हॉल होते हैं, जो एक खुले या बंद प्रकोष्ठ द्वारा गर्भगृह से जुड़े होते हैं। वहीं द्रविड़ शैली में मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में एक चौकोर आकार की आंतरिक कक्षा होती है, जिसके शीर्ष पर एक गुंबद होता है, जो एक बरामदा या हॉल से जुड़ा होता है। मंदिर एक आयताकार प्रांगण से घिरा होता है, जिसमें मूर्तियां और निकेत बने होते हैं। नागर शैली के पीछे की तरफ मंदिर चारदीवारी से घिरा होता है। अगला पॉइंट है, नागर शैली में इसमें विमान केवल वास्तुकला के मुख्य मंदिर तक ही सीमित नहीं है। इसका उदाहरण है विश्वनाथ मंदिर, खजुराहो आदि। ठीक है, और द्रविड़ शैली में मुख्य मंदिर के शीर्ष पर केवल एक विमान होता है। सहायक मंदिरों में विमान नहीं होते हैं, जो शिखर इस प्रकार से बनता है वो नहीं होता। जबकि आप नागर शैली मंदिर देखें तो इस प्रकार से एक पहले बड़ा होगा, फिर छोटा होगा, फिर और छोटा होगा, इस प्रकार से मंदिर चलता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, नागर शैली इसमें अत्यधिक अलंकृत प्रवेश द्वार या सीमाएं नहीं होती हैं। मंदिर के आंतरिक कक्ष का प्रवेश द्वार, जिसे गर्भगृह के रूप में जाना जाता है, को आकृतियों और ज्यामितीय आकार वाली जटिल आकृतियों से सुसज्जित किया गया है। वहीं द्रविड़ शैली में इनमें अलंकृत प्रवेश द्वार और सीमाएं होती हैं। मंदिर का गुंबद मुख्यतः सीढ़ीदार पिरामिड की तरह होता है, जो ऊपर की ओर ज्यामितीय रूप से उठा होता है। इसमें प्रत्येक मंजिल को छोटे मंदिरों की एक दीवार पर चिन्हित किया जाता है। इसमें प्रत्येक मंजिल को छोटे मंदिरों की एक दीवार पर चिन्हित किया जाता है, जो कोने पर चौकोर आकार के होते हैं और मेहराबों के केंद्र में आयताकार रूप में होते हैं, जो बैरल वॉल्ट के आकार के बने होते हैं। अगला है, नागर शैली में आप देखेंगे समानतः जलाशय तालाब नहीं होते, जबकि आप द्रविड़ शैली में देखेंगे तो यहाँ परिसर में स्थित भीतर एक बड़े जलाशय या तालाब का होना सामान्य बात है। नागर शैली में नदी देवी गंगा, मिथुन या प्रेमी के जोड़े और यमुना की मूर्तियां मंदिर के आंतरिक गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर पाई जाती हैं, जबकि द्रविड़ शैली में द्वारपालों की मूर्तियां आमतौर पर मंदिर के प्रवेश द्वारों या गोपुरों पर पाई जाती है।
वहीं नागर शैली में देखें तो शिखर की बनावट के आधार पर इन्हें 3 उप शैलियों में विभाजित किया जा सकता है। रेखा प्रसाद, फमसाना, बल्लभी प्रकार। रेखा प्रसाद में क्या होता है, जो जो इसमें बनने वाले घुमावदार शिखर की विशेषता है। फमसाना, इसके शिखर रेखा प्रसाद की तुलना में अधिक चौड़े और ऊंचाई में कुछ छोटे होते हैं। और बल्लभी प्रकार के मंदिरों में मेहराबदार छतों से शिखर का निर्माण होता है। यह सकटाकार यानी बांस या लकड़ी के बने छड़ की तरह होता है। वहीं द्रविड़ शैली में बात करें तो इन्हें 5 अलग अलग आकृतियों में वर्गीकृत किया गया जा सकता है। वर्गाकार जिसे कूट या चतुरस्रा कहा जाता है, आयताकार जिसे शाला या आयतस्र के रूप में जाना जाता है, और अंडाकार जिसे गज पृष्ठ या हाथी समर्थित भी कहा जाता है, और गोलाकार या वृत्त और अष्टकोणीय या अष्टसर कहा जाता है। वहीं उदाहरण के तौर पर देखें तो आपको नागर शैली के मंदिरों के उदाहरणों में आप भुवनेश्वर में परशुरामेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ, खजुराहो में स्थित लक्ष्मण मंदिर, और कंदरिया महादेव मंदिर और मोढेरा के सूर्य मंदिर गुजरात इत्यादि हैं। ठीक है, इसमें आपका लिंगराज मंदिर भी आ जाएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर भी आ जाएगा। और वहीं पर आप यदि द्रविड़ शैली के मंदिरों को उदाहरण देखेंगे तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर है, और गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर है। ठीक है, इस प्रकार से ये चित्र इसके माध्यम से भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे शिखर होता है द्रविड़ शैली में, ठीक है, जिसे विमान कहते हैं। और ये जो बड़ा सा गेट बनाया जाता है मंदिर के बाहर, वो गोपुरम कहलाता है। 4 दीवारी घेर के बड़ा सा गेट आपको द्रविड़ शैली में मिलता है, वो आपको नागर शैली में नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से उदाहरण के मतलब निष्कर्ष रूप में आप कह सकते हैं कि भारत में मंदिर स्थापत्य कि नागर और द्रविड़ शैलियों में उनकी अधिरचना, अलंकरण और मूर्तियों के संदर्भ में कई अलग अलग अंतर पाए जाते हैं। इन दोनों स्थापत्य शैलियों ने भव्य मंदिरों का निर्माण किया जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं। अगला है वाताग्र जनन एवं वाताग्र विनाश की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। ये होते क्या हैं? ठीक है, वाताग्र जनन एवं वाताग्र विनाश, तो यहाँ पे आप इसके इंग्लिश भी ये देख सकते हैं दोनों की। सबसे पहले इन्हें संक्षेप में परिभाषित करना, ये होते क्या हैं, फिर इनकी विशेषताओं की बात करनी है। ठीक है, और फिर इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए निष्कर्ष बता देना है। तो देखिए, वाताग्र एक ऐसी ढाल सीमा रेखा होती है जो वायु के तापमान, आर्द्रता, घनत्व, दाब एवं वायु की दिशा में वितरित विशेषताओं वाली दो विरोधी वायु राशियों को पृथक करती है। दिशा में विपरीत, वायु की दिशा में विपरीत विशेषताओं वाली 2 विरोधी वायु राशियों को पृथक करती है। नए वाताग्रों के निर्माण वाले वाताग्रों के पुनर्जनन की प्रक्रिया को वाताग्र जनन कहा जाता है। वाताग्रों के विनिष्ट या क्षय होने की प्रक्रिया को वाताग्र विनाश कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, देखिए, नए वाताग्रों के निर्माण वाले वाताग्रों के पुनर्जनन की प्रक्रिया को वाताग्र जनन कहते हैं, जबकि वाताग्रों के विनष्ट या क्षय होने की प्रक्रिया को वाताग्र विनाश कहा जाता है। अब वाताग्र जनन की विशेषताओं की बात कर लेते हैं, फिर वाताग्र विनाश की विशेषताएं देखेंगे। तो वाताग्र जनन की विशेषताएं क्या है? वाताग्र जनन में 2 अलग अलग वायु राशियों का अभिसरण सम्मिलित होता है। उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र जनन वायु राशि का जो अभिसरण है ये वामावर्त दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में होता है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में, मतलब घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के दिशा में। ऐसा कोरियोलिस प्रभाव के कारण होता है। तीसरा पॉइंट है मध्य अक्षांशीय चक्रवात या समशीतोष्ण चक्रवात या अति उष्णकटिबंधीय चक्रवात वाताग्र जनन के कारण होते हैं। वाताग्र जनन क्यों उत्पन्न होता है? तो इसके कारण क्या है? मध्य अक्षांशीय चक्रवात या समशीतोष्ण चक्रवात या अति उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अगला पॉइंट है विषम तापमान वाताग्रीय क्षेत्र की मोटाई को विपरीत रूप से प्रभावित करता है, अर्थात उच्च तापमान अंतर वाली दो वायु राशि आसानी से विलय नहीं होती हैं। विषम तापमान वाताग्रीय क्षेत्र की मोटाई को विपरीत रूप से प्रभावित करता है, अर्थात उच्च तापमान अंतर वाली 2 वायु राशियाँ जो होती हैं वो आसानी से विलय नहीं होती हैं, अतः बनने वाला अग्रभाग कम मोटा होता है। वाताग्र के तापमान में अचानक परिवर्तन होने से दाब में भी परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट है वाताग्र संचलन जो है सदैव ग्रीष्म वायु के आरोहण के कारण मेघाच्छादित एवं वर्षा युक्त होते हैं, जो रुद्धोष्म रूप से ठंडे होकर सघनित वर्षा का कारण बनते हैं।
वर्षा की तीव्रता, आरोहित ढलान एवं वायु में मौजूद जल की मात्रा पर निर्भर करती है। उदाहरण, प्रशांत आर्कटिक वाताग्रोह का निर्माण रॉकी ग्रेट लैक्स क्षेत्र के साथ साथ होता है। वाताग्र विनाश की विशेषताओं की बात करें, अभी तक हम लोग ने वाताग्र जन्म की विशेषताओं की बात की, अब वाताग्र विनाश की बात कर लेते हैं। तो पहला, वायु राशियों का अपसरण, वहाँ अभिसरण होता है, यहाँ अपसरण होता है। वायु राशि का अपसरण इसकी विशेषता है, जब विषम वायु राशियाँ अपनी विशेषताओं और अंतर को त्याग देती हैं तो क्षय होता है। दूसरा, ऐसी स्थिति तब बनती है जब दो वायु राशियों के बीच तापमान का अंतर खत्म हो जाता है, और वो वाताग्र जन्म क्या होता है, जब दो वायु राशियों के बीच तापमान बहुत अधिक ज़्यादा होता है, बहुत उच्च होता है, अंतर जो होता है। तो यहाँ पे तापमान का अंतर खत्म हो जाता है, या चलने वाली वायु राशियों के वायु कणों को परस्पर विपरीत दिशा में ले जाती है। अगला है, वायुमंडल की निचली परतों में वाताग्रीय प्रक्रियाएं अधिक प्रभावी होती हैं, क्योंकि उष्ण सतह और विक्षोभ के मिश्रण से तापमान पर असंरक्षी प्रभाव सर्वाधिक तीव्र रूप से देखे जाते हैं। वाताग्र विनाश वाताग्र के अस्तित्व के अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करता है, हालांकि यह अवरोध से संबंधित नहीं है। वाताग्रों का अपव्यय तीन प्रकार से होता है। एक सामान्य सतह पर वाताग्र स्थिरता के माध्यम से, दूसरा समान गति से समानांतर पथ पर चलने वाली शीत एवं उष्ण दोनों वायु राशियों के माध्यम से, तीसरा एक समान तापमान में वायु में प्रवेश करने वाली प्रणाली के माध्यम से। उदाहरण, वाताग्र विनाश साइबेरिया, उत्तरी अमेरिका आदि क्षेत्रों में देखा जाता है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि वाताग्रों का निर्माण विभिन्न मौसम संबंधी घटनाओं से संबंधित है। जब कोई वाताग्र किसी क्षेत्र के ऊपर से गुजरता है तो इससे मौसमी परिवर्तन होता है। यह घटना मौसमी घटनाओं जैसे वर्षा, तड़ित झंझा, धूल भरी हवाओं और टॉर्नेडो का कारण बनती है। शीत वाताग्र के कारण आकस्मिक तड़ित झंझावात आ सकते हैं, जबकि एक ग्रीष्म वाताग्र के कारण स्तरीय मेघ का निर्माण हो सकता है। सामान्यतः वाताग्र के गुजरने के बाद आसमान स्वच्छ हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता और इसके परिणाम। भूकंप की तीव्रता और उसके परिणाम का मापक एक जटिल और परिष्कृत प्रक्रिया है, जिसके लिए भूकंप विज्ञान और उन्नत प्रौद्योगिकी की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। इस संबंध में भूकंप की तीव्रता को मापने की विधि पर चर्चा कीजिए और भारत के भूकंपीय जोनों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर हमें संक्षेप में भूकंप को संक्षेप में परिभाषित कर देना है, फिर उसके बाद उसकी तीव्रता एवं परिणाम को मापने की विधियों का उल्लेख करना, फिर भारत के भूकंपीय क्षेत्रों की चर्चा करना और फिर निष्कर्ष बता देना है। तो चलिए, भूकंप क्या होता है? भूकंप भूप्रपटी में भ्रंश रेखा पर विवर्तनिक की प्लेटों के बीच होने वाली गतिविधियों के कारण भूमि का आकस्मिक कंपन है। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं या अपने सरल भाषा में कुछ और भी लिख सकते हैं। भूकंप एक भूप्रपटी में भ्रंश रेखा पर विवर्तनिकी प्लेटों के बीच होने वाली गतिविधियों के कारण भूमि का आकस्मिक कंपन है। इससे मृदा का द्रवीकरण, भूस्खलन, दरारें, हिमस्खलन, आग और सुनामी जैसे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भूकंप से होने वाले विनाश और नुकसान परिणाम तीव्रता और स्थानीय भूविज्ञान पर आधारित होते हैं, जो निर्माण और औद्योगिक संयंत्रों की संरचना एवं सामग्री तथा जोखिम प्रबंधन के उपायों पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं भूकंप मापन के तरीके क्या हैं। तो भूकंप की तीव्रता और परिणाम को मापना एक जटिल विधि है। वैज्ञानिक भूकंपीय स्टेशनों पर भूकंपीय नेटवर्क के माध्यम से भूकंप के नीचे होने वाले कंपनों को मापते हैं। भारत में यह कार्य जो है राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र करता है। तो दो आयाम होते हैं इसे, एक तो परिमाण नापा जाता है, दूसरा तीव्रता मापा जाता है। तो परिमाण जो है मैग्नीट्यूड, यह पृथ्वी पर एक घटना के रूप में भूकंप के समग्र आकार का वर्णन करता है। यह भूकंप द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा का अनुमान है। परिमाण को मापने की कई विधियां हैं, जिसमें रिएक्टर स्केल द्वारा 1 से 10 तक माप शामिल है। परिमाण को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का माप इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 1 से 10 तक माप शामिल है। भूकंप का परिमाण भूकंप लेखी द्वारा मापी गई तरंगों के आयाम का लघुगणक है। भूकंप का परिणाम भूकंप लेखी द्वारा मापी गई तरंगों के आयाम का लघुगणक है। यह भूकंप के सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड की गई सबसे बड़ी तरंगों के आयाम और भूकंप के अधिकेंद्र की दूरी का उपयोग करके किया जाता है। वहीं तीव्रता की बात करें तो भूकंप की तीव्रता को भूकंप के घटित होने के स्थान पर आघात या झटके की तीव्रता के आधार पर परिभाषित किया जाता है। इसमें झटके से हुई प्रत्यक्ष हानि और झटके का अनुभव करने वाले लोगों की प्रतिक्रिया शामिल है। तीव्रता की गहनता भूकंप के स्थान पर आधारित होती है। इसे 1 से 12 तक मरकैली स्केल का, ठीक है ध्यान रखिएगा, मरकैली स्केल का
उपयोग करके किया जाता है। तीव्रता और परिणाम के इन मापों के लिए भूकंप विज्ञान और उन्नत प्रौद्योगिकी की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। भारत के भूकंपीय क्षेत्र की यदि बात करें तो भारत के भूकंपीय क्षेत्र का मानचित्र 2022 का जो है ये यहाँ पर बनाया गया है। यदि आप भी बना पाएँ तो प्रैक्टिस कर लीजिए बनाने की, भारत का मैप और इसको दिखाने की, तो ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा एग्जामिनर के ऊपर, मतलब असर रहेगा, रिस्पॉन्स नहीं मतलब असर रहेगा। भारत के भूकंपीय क्षेत्र का मानचित्र जो दिया गया, देखिए भारत के भूभाग का लगभग 59% क्षेत्र भूकंप संभावित क्षेत्र है और ये 4 जोन में बटा हुआ है। जोन 5 अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र है ये, और वहीं जोन 4 जो है अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र है। जोन 3 मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र है और जोन 2 निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र है। तो देखिए भारतीय मानक ब्यूरो ने देश को 4 भूकंपीय क्षेत्रों 2, 3, 4, 5 में विभाजित किया, जो भूकंपीय क्षेत्र के अतीत और विवर्तनिक प्रारूप संबंधी वैज्ञानिक प्रविष्टियों पर आधारित होते हैं। जोन 5 अति गंभीर तीव्रता वाला क्षेत्र जो है यह भूकंपीय रूप से सबसे सक्रिय क्षेत्र है। इसमें संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर के कुछ भाग, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल गुजरात में कच्छ का रण, उत्तरी बिहार का भाग और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल है। वहीं जोन 4 जो है ये गंभीर तीव्रता का क्षेत्र है। इसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बचे हुए भाग, 5 में क्या था, जम्मू और कश्मीर के कुछ भाग और जो बचा हुआ भाग है वो जोन 4 में जाता है, और हिमाचल प्रदेश के बचे हुए भाग, दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, बिहार और पश्चिम बंगाल, गुजरात के कुछ भाग और पश्चिमी घाट तट तथा राजस्थान के समीप महाराष्ट्र के छोटे भाग इसमें शामिल हैं। जोन 3 मध्यम तीव्रता का क्षेत्र, इसमें केरल, गोवा, लक्षद्वीप समूह, उत्तर प्रदेश के बचे हुए भाग, गुजरात और पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल है। जोन 2 में न्यूनतम तीव्रता वाले क्षेत्र हैं। इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के बचे हुए भाग शामिल हैं। जोन 2 में देखिए भूकंप हमें भू संरचना और निष्कर्ष रूप में क्या लिखेंगे कि भूकंप हमें भू संरचना और विवर्तनिक व्यवस्थापन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। चूंकि भूकंप के पैरामीटर अज्ञात हैं, इसलिए भूकंप की भविष्यवाणी करना लगभग असंभव है। वर्तमान में भूकंप की पूर्व चेतावनी प्रदान करने के लिए देश में कोई प्रणाली मौजूद नहीं है। साथ ही समय, स्थान और परिमाण के संदर्भ में भूकंप की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए विश्व में कहीं भी कोई वैज्ञानिक तकनीक उपलब्ध नहीं है। हालांकि राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र हिमालय के लक्षित क्षेत्रों में भूकंप की पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने की योजना बना रहा है। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण, इसकी व्यापक पहुंच और सर्वव्यापी प्रभाव के साथ लोक संस्कृति के समृद्ध चित्रपट को समाहित करने तथा नष्ट करने की क्षमता रखता है। परीक्षण कीजिए। प्रश्न दोबारा पढ़िए। वैश्वीकरण, इसकी व्यापक पहुंच और सर्वव्यापी प्रभाव के साथ लोक संस्कृति के समृद्ध चित्रपट को समाहित करने तथा नष्ट करने की क्षमता रखता है। परीक्षण कीजिए। तो क्या करेंगे, वैश्वीकरण को संक्षेप में परिभाषित करेंगे, फिर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव की बात करेंगे, और लोक संस्कृति संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकारी पहलों का उल्लेख करेंगे और फिर निष्कर्ष बता देंगे। तो चलिए, वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण को विश्व के लोगों और राष्ट्रों की बढ़ती परस्पर संबद्धता तथा परस्पर निर्भरता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विश्व के लोगों और राष्ट्रों की बढ़ती परस्पर संबद्धता और परस्पर निर्भरता के रूप में। तो ये आपके विज्ञान प्रौद्योगिकी की जो विकास हुआ है उसी का ये परिणाम है। इसे प्रायः 2 अंतर संबंधी तत्वों को शामिल करने के लिए समझा जाता है। वस्तुओं, सेवाओं, वित्त, व्यक्तियों, विचारों के तीव्र प्रवाह में वृद्धि हेतु अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को खुलना तथा ऐसे प्रवाह को सुविधाजनक बनाने या बढ़ावा देने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थानों या तहत नीतियों में परिवर्तन। अब बात करते हैं लोक संस्कृति पर वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव क्या हैं। तो वैश्वीकरण ने विश्व की विभिन्न संस्कृतियों को लोकप्रिय संस्कृति की ओर अग्रसर किया है। इस प्रकार कुछ देशों की विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताएं लगभग लुप्त हो रही हैं, जैसे कि पश्चिमी प्रभाव के कारण कुछ पारंपरिक दक्षिण एशियाई लोक कलाओं का पतन हुआ है। दूसरा, पूंजीवाद लोक संस्कृति सहित हर चीज को एक वस्तु बना देता है। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण और शहरी लोक संस्कृति दोनों की कीमत उनकी मांग तथा आपूर्ति चक्र से निर्धारित होती है। तीसरा, यह कुछ विदेशी कारक प्रदान करता है
जो संस्कृत की शुद्धता को और भी कम करते हैं। इसने समाज के सामान्य वर्ग से आने वाले रचनात्मक प्रतिभाशाली लोगों के आश्रयों को प्रभावित किया है। अगला, मनोरंजन के लिए एक संगठित उद्योग का हिस्सा बनने के लिए लोक कलाओं का स्थानांतरण हुआ है। इसमें एक व्यक्तिगत कलाकार या एक कलात्मक समुदाय का हिस्सा बनने से लेकर मनोरंजन उद्योग की राजनीति और वाणिज्य में समाहित होना या इससे बाहर होना शामिल है। मुक्त व्यापार और संचार के नाम पर पश्चिमी देशों के वर्चस्व और नियंत्रण में वृद्धि हुई है। इसे पश्चिमी देशों के नृत्य, संगीत, नाटक, परिधान आदि की लोकप्रियता में वृद्धि के माध्यम से समझा जा सकता है। मतलब एक तरीके से वैश्वीकरण में अधिकांशतः क्या हुआ है, पश्चिमी कर्ण को बढ़ावा मिला है। ठीक है, तो पश्चिम की संस्कृतियों का ही अधिक विस्तार हुआ है। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव क्या हैं? वैश्वीकरण की प्रक्रिया राज्य की सीमाओं को पार कर जाती है, जिसके परिणामस्वरूप एक ऐसे विश्व का निर्माण हो रहा है जिसमें संबंध और संपर्क बढ़ रहे हैं। दूसरा, इससे भारत की प्राचीन प्रथाओं मसलन योग और आयुर्वेदिक औषधियों की ओर झुकाव बढ़ा है। भारतीय कला जैसे चिकनकारी, फूलकारी, गरबा, ड्रम, भांगड़ा, ढोकरा, धातु शिल्प आदि की मांग और संभावनाएं बढ़ी हैं। इससे विश्व भर में लोकप्रिय सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक तत्वों, विचारों और लक्षणों के आंदोलन को प्रेरित किया है। मतलब इससे क्या है, एक दूसरे देशों को भी एक एक्सपोजर मिला है, उनकी चीज़ें भी अन्य जगहों पे फैल रही हैं। लोक संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने हेतु सरकार की जो पहल है उनकी बात करें तो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, भारत सरकार ने पूरे देश में 7 सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए। सबके नाम आप याद नहीं रख पाएंगे तो वहाँ लिखिएगा 7 सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं। एक बार नाम पढ़ लीजिए, यदि याद रहे कहीं प्री वगैरह में पूछा जा सकता है। तो पटियाला है, नागपुर है, उदयपुर है, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में मुख्यालय है 7। ठीक है, तो प्रयागराज में, इलाहाबाद में, इसको याद रखिएगा क्योंकि यूपी पीसीएस के परीक्षा में कई बार पूछा गया है। संस्कृत मंत्रालय के तहत यह क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र लोक कला तथा संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं। अगला है युवा प्रतिभाशाली कलाकार योजना। इसका उद्देश्य विशेष रूप से दुर्लभ कला रूपों के क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं की पहचान करना। गुरु शिष्य परंपरा के क्षेत्र के दुर्लभ और लुप्त हो रहे कला रूपों की पहचान की जाती है। गुरु शिष्य परंपरा में क्या है, क्षेत्र के दुर्लभ और लुप्त हो रहे कला रूपों की पहचान की जाती है तथा प्रख्यात प्रतिपादकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए चुना जाता है। ऑक्टेव याद रखिएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और प्रचार करने के लिए ऑक्टेव यूनिक नाम है, इसलिए इसको याद रखिएगा। वैश्वीकरण नई संभावनाओं के साथ साथ स्वदेशी संस्कृति के लिए नए खतरे भी प्रस्तुत करता है। अस्तित्व के संकट का सामना करते हुए स्वदेशी लोग प्रायः वैश्वीकरण की अग्रिम पंक्ति में होते हैं। वैश्वीकरण में प्रगति ने हमारी लोक संस्कृति में असुरक्षा को उत्प्रेरित किया है। इसके बावजूद वैश्वीकरण में आर्थिक और वित्तीय आदान प्रदान के गुणन के बाद मानव आदान प्रदान में वृद्धि हुई है, जैसे प्रवासन तथा निर्वासन जैसे सांस्कृतिक आदान प्रदान के विकास में योगदान हुआ है। कौशल विकास, नवाचार, जोखिम को कम करने के लिए विकास नीतियां तथा कलाकारों के समग्र विकास से तो एक स्थायी वातावरण का निर्माण आदि के माध्यम से वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, वो ये है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस तथा उनके द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज की भूमिका और उसके महत्व का विश्लेषण कीजिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस तथा उनके द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज की भूमिका और उसके महत्व का विश्लेषण करना है हमें। तो देखिए 150 शब्दों में तो हमें सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज का संक्षिप्त परिचय देना है। फिर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज की भूमिका और महत्व की व्याख्या करनी है। फिर निष्कर्ष बता देना है। सुभाष चंद्र बोस 1857 पैदा हुए थे। 1897 से 1945 सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। औपनिवेशिक काल की राष्ट्रीय राजनीति में इनकी महती भूमिका थी और देश से राष्ट्रीय शासन को, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने हेतु दृढ़ संकल्पित थे। वर्ष 1943 में वह इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे आज़ाद हिंद फौज के रूप में जाना जाता है, के सुप्रीम कमांडर बने, जिसका गठन मोहन सिंह ने किया था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करने तथा आज़ादी प्राप्त करने के लिए किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका और इसका महत्व क्या, देखिए दक्षिण पूर्व एशिया में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आगमन ने उन सभी भारतीयों को एक नई भावना का संचार किया जो यह मानने लगे थे कि भारत अब जल्द ही आज़ाद हो जाएगा। दूसरा, नेताजी का आह्वान सभी भारतीयों के दिलो दिमाग उतर के स्वतंत्र भारत को एकजुट करने के उनके आह्वान ने जबरदस्त प्रतिक्रिया उत्पन्न की। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के एक अनंतिम सरकार का गठन किया, जिसे बाद में जापान और जर्मनी तथा फांसीवादी इटली सहित 8 अन्य देशों की सरकारों ने मान्यता प्रदान की। अनंतिम सरकार ने सहयोगी
अंतिम सरकार ने सहयोगी जापानी सेना के साथ बर्मा से इम्फाल, मणिपुर में और फिर असम के रास्ते भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य के साथ एक साथ कूच किया, जहां इस सशस्त्र संघर्ष में भारतीय लोगों के शामिल होने की भी उम्मीद थी। जनवरी 1942 में उन्होंने बर्लिन रेडियो से अपना नियमित प्रसारण शुरू किया, जिससे भारत में जबरदस्त उत्साह का संचार हुआ। जुलाई 1943 में वह जर्मनी से सिंगापुर पहुंचे, जहां उन्होंने रास बिहारी बोस के बाद पूर्वी एशिया में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर संभाली और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जिससे मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के भारतीय कैदी शामिल जिसमें मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के भारतीय कैदी शामिल थे। उन्हें सेना के साथ साथ पूर्वी एशिया में भारतीय लोगों द्वारा नेताजी के रूप में संबोधित किया जाता था। शत्रु का शत्रु मित्र होता, इस सिद्धांत पर कार्य करते हुए उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जर्मनी और जापान से सहयोग मांगा। वर्ष 1945 तक आज़ाद हिंद फौज ने लगभग 40,000 पुरुषों की भर्ती की और झांसी की प्रसिद्ध रानी के नाम पर एक महिला रेजिमेंट का गठन किया। भारत की ओर कूच करने से पहले नेताजी ने अपना अमर नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यू गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। नेताजी के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग सेना में शामिल होने लगे, जिसमें कई पूर्व कैदी और हजारों नागरिक भी सेना में शामिल हुए। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी की हार ने आज़ाद हिंद फौज को पीछे हटने के लिए विवश कर दिया, जिसके कारण यह अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सका। सुभाष चंद्र बोस कथित तौर पर 18 अगस्त 1945 को ताइपे ताइवान में एक हवाई दुर्घटना में मारे गए थे। इसका क्योंकि कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं मिलता है। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व और आज़ाद हिंद फौज की बहादुरी तथा बलिदान ने स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया और आज़ाद हिंद फौज का नारा दिल्ली चलो, मार्च टू दिल्ली प्रसिद्ध हो गया तथा आज़ाद हिंद फौज सैनिकों ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ जमकर संघर्ष किया। उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीपों पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण सफलता मिली, जो उस समय ब्रिटिश नियंत्रण में थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की एक वैकल्पिक अवधारणा को भी प्रस्तुत किया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में सोशल मीडिया की भूमिका पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए, चर्चा कीजिए। तो चर्चा करते हैं। देखिए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में सोशल मीडिया की भूमिका पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। तो इसमें क्या बताएंगे? पहला कैसे लिखेंगे? तो वर्तमान समय में सोशल मीडिया तथा इसके बढ़ते आधार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। फिर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में सोशल मीडिया की भूमिका और इससे उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों पर प्रकाश डालिए। साथ ही उदाहरणों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं की पुष्टि कीजिए। आगे की फिर राह बताना है और निष्कर्ष बता देना है। तो देखिए, लोगों के बीच बढ़ते डिजिटलीकरण और इंटरनेट कनेक्टिविटी की गहरी पैठ के साथ सोशल मीडिया की व्याप्ति भारत में आधी से अधिक आबादी तक फैल गई है। इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल तकनीक तक न्यायसंगत पहुंच को सक्षम करना था, परंतु इसने देश की आबादी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के गहरे तत्काल दृष्टिकोण और व्यापक प्रभाव के कारण सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का शिकार बना दिया है। यहाँ कुछ डेटा दिए गए हैं, चाहे तो आप याद कर सकते हैं। 2025 तक 67% भारतीय सोशल नेटवर्क का उपयोग करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया। और जो आंकड़े बताए गए सोशल मीडिया ऐप्स के, जैसे व्हाट्सएप पे 53 करोड़ है, यूट्यूब पे 44.8 करोड़ है, फेसबुक पे 41 करोड़ है, इंस्टाग्राम पे 21 करोड़, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में सोशल मीडिया की भूमिका क्या है? तो पहला, संबद्धता। देखिए, सोशल मीडिया में समान विषयों और क्षेत्रों में रुचि रखने वाले समान विचारधारा वाले लोगों या समूहों को जोड़ने की क्षमता है। उदाहरण के लिए संपूर्ण देश में खालिस्तानी विचारधारा का प्रसार, ये अपना एक ग्रुप बना लेंगे, कोई भी अपना एक ग्रुप बना सकता है अपने तरह की ही विचारधारा के लोगों का। दूसरा, समुदाय। सोशल मीडिया के उपयोग से संबद्धता और सहकारिता के माध्यम से समुदायों के निर्माण और संरक्षण में मदद मिलती है। इन समुदायों को समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सांप्रदायिक विचारों को प्रसारित करने के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे देश की एकता और अखंडता प्रभावित होती है। दूसरा, पड़ोसी देशों का शत्रुपूर्ण व्यवहार। उदाहरण के लिए पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर क्षेत्र के निवासियों के बीच सांप्रदायिकता की भावना को भड़काते हुए पाया गया है। वास्तविक कार्यबद्धता। देखिए, लक्षित व्यक्ति या समूह के खिलाफ विद्वेष की भावनाओं को बड़ी आबादी के साथ कुछ ही समय में समर्थन जुटाने के लिए प्रसारित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कर्नाटक में हिंदू मंदिरों के मेलों में मुस्लिम व्यापारियों की स्टॉल लगाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक में हिंदू मंदिरों के मेलों में मुस्लिम व्यापारियों के स्टॉल लगाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। अगला है पूर्वाग्रहों का प्रबंधन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने असत्यापित तथ्यों और भ्रामक अफवाहों के प्रचार से लोगों के बीच कथित तौर पर हास्याकरण या अस्मिता के संकट को जन्म दिया है। इस स्थिति ने वर्ष 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन,
खालिस्तान की मांग आदि आंदोलनों को जन्म दिया है। सोशल मीडिया को विनियमित करने के लिए सरकारी उपाय क्या हैं? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A सरकार को देश की संप्रभुता व अखंडता, राष्ट्र राज्य की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्र राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में किसी भी कंटेंट तक पहुंच को प्रतिबंधित करने का अधिकार देती है। आगे क्या किया जा सकता है? देखिए, सामाजिक जागरूकता, देश के सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में सोशल मीडिया का उचित उपयोग करना सिखाया जाना चाहिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लोगों को आसानी से बहकाया जा सकता है। सख्त कंटेंट संतुलन, हानिकारक कंटेंट की पहचान करने और उसे दूर करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा अधिक मजबूत प्रणाली का कार्यान्वयन अनिवार्य किया जाना चाहिए। इससे उनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से गलत सूचना, अभद्र भाषा और अन्य हानिकारक कंटेंट के प्रसार को कम करने में सहायता होगी। सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग, देखिए, लोगों को सरकार से संबंधित किसी भी प्रकार की निराशावाद से बचाने के लिए उन्हें कार्यकारी नीतियों से अवगत कराया जा सकता है तथा ज्ञान के लोकतांत्रिकरण को सुनिश्चित करते हुए उन्हें सूचित किया जा सकता है। इसका उपयोग सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है, जैसे भिलाई में शस्त्र पूजा पर हिंदू मुस्लिम समुदाय का एक होना, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम और सिख समुदाय का प्रदूषित नदी कथिना को साफ करने के लिए एकजुट होकर कार्य करना आदि। विधायी कार्रवाई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग पर सकारात्मक उपयोग को निर्देशित करने के लिए विशेष रूप से एक अधिनियम पारित करने की आवश्यकता है। देखिए, भारत में सोशल मीडिया द्वारा उत्पन्न खतरा लोकतंत्र और समानता और बंधुत्व और अखंडता के सिद्धांतों को सुरक्षित करने के लिए शीघ्र उपाय की मांग करता है। इससे कई मोर्चों पर निपटने की आवश्यकता है, जिसमें कार्यकारी क्रियाओं के माध्यम से प्रभावी विनियमन, नागरिकों द्वारा उत्तरदायी व्यवहार, नागरिकों को गलत सूचना के प्रति सूचित और सचेत करना आदि शामिल हो सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया है, देखिए, ये एक तरह से चाकू की तरीके से है कि आप इसका इस्तेमाल सब्जी काटने के लिए भी कर सकते हैं और कोई आपराधिक प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होगा वो किसी का गला काटने के लिए भी कर सकता है, मतलब हत्या करने के लिए भी कर सकता है। तो इसके इस्तेमाल को जो है कैसे करना है, इसकी हमें बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। आप कोरोना महामारी के समय में आप देख सकते हैं कि इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत सारे अच्छे कार्यों के लिए भी किया गया और बहुत सारे अफवाहों को फैलाने के लिए भी किया गया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या आपको लगता है कि भारत में वैवाहिक बलात्कार को, मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया जाना चाहिए? इसके उत्तर के समर्थन में तार्किक कारण दीजिए। तो यहाँ पे बताया, मतलब लिखेंगे कैसे कि भारत में वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे को रेखांकित करते हुए अपने उत्तर की शुरुआत करना है। फिर भारत में वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण के पक्ष में तर्क देना है। फिर चर्चा कीजिए कि भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध क्यों नहीं बनाया, मतलब उन बिंदुओं को बताना है जिसकी वजह से लोगों का मानना है कि इसको अपराध नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। विभिन्न समितियों की सिफारिशों के संबंध में जानकारी देते हुए निष्कर्ष लिखना है। देखिए, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 375 के अनुसार बलात्कार में एक महिला की स्वैच्छिक सहमति के बिना लैंगिक कृत्य के सभी प्रकार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त धारा 375 के पद 2 के तहत 15 वर्ष से अधिक उम्र के पति और पत्नी के बीच अनिच्छा से संभोग करना बलात्कार नहीं होता है। ये आईपीसी की धारा में कहा गया है, जो इन कृत्यों को अभियोजन से रोकता है। हालांकि यह विवाद का विषय है कि क्या वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किया जाना चाहिए, और इसके पक्ष और विपक्ष में समान रूप से तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि पहला, यह महिलाओं के मूल अधिकारों के विपरीत है। अपवाद खंड महिलाओं के भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मूल अधिकार तथा जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। और एक पॉइंट आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि चूंकि देखिए, जो बलात्कार है ये तो अपराध है, एक कानून अपराध माना जाएगा ना, भले विवाह के अंदर नहीं बाहर होता तो बलात्कार को अपराध माना गया। तो यदि बलात्कार किसी संस्था के बाहर, मतलब विवाह एक संस्था है, उस संस्था के यदि बाहर होता है तो यदि वो अपराध है, तो वो वैवाहिक संस्था के अंदर यदि वही कृत्य होता है तो भी तो अपराधी होना चाहिए। तो मतलब अपराध कहीं भी हुआ है उसे अपराध ही माना जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है वर्ष 2005 के घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम में खामियां। घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम वैवाहिक बलात्कार के अपराध को शामिल करता है, लेकिन यह केवल नागरिक उपचार प्रदान करता है। भारत में वैवाहिक बलात्कार पीड़ितों के लिए उनके अपराधी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का कोई अधिकार नहीं है। तीसरा, विवाह के मूल विचार के विरुद्ध है। भारत में विवाह को दो लोगों के आध्यात्मिक मिलन के रूप में देखा जाता है। विवाह संबंध में गैर सहमत और जबरन सेक्स को अनुमति देना इस आध्यात्मिक मिलन या संस्था की बुनियाद को खत्म करने के समान है। विधिक उपचार, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार 18 से 49 आयु वर्ग के विवाहित महिलाओं में जिन्होंने कभी यौन हिंसा का अनुभव किया है, 83% अपने पति द्वारा प्रताड़ित हैं।
और 13% अपने पूर्व पति द्वारा। वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण ऐसे पीड़ितों को कानूनी उपचार प्रदान करेगा। अनुचित वर्गीकरण, वैवाहिक बलात्कार को अपराध न बनाने का मुद्दा विवाहित अविवाहित महिलाओं के बीच एक अनुचित वर्गीकरण का आधार है और परिणामतः यौन गतिविधि के लिए सहमत देने हेतु विवाहित महिला का अधिकार छीन लेता है। अब बात करते हैं उन तर्कों की जो ये कहते हैं कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं बनाना चाहिए। पहला, कानून का दुरुपयोग। इस बात की व्यापक पैमाने पर आशंका है कि वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक बनाने से कानून के दुरुपयोग को बढ़ावा मिलेगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आपने देखा है कि जितने भी कानून हैं सबके दुरुपयोग होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक सेफ गार्ड होना चाहिए कि इसका दुरुपयोग कैसे रोका जाएगा, कि वो दुरुपयोग ना हो पाए, इसकी सबसे पहले हमें मतलब सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। दूसरा, विवाह की संस्था के खिलाफ है। वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण विवाह की गोपनीयता का उल्लंघन करेगा, जो विवाह की सामाजिक संस्था को नष्ट कर सकता है। ये बहुत कह सकते हैं सटीक तर्क नहीं है, ठीक है, बहुत ही मजबूत तर्क इसको नहीं कह सकते। जो कानून का दुरुपयोग है ये एक मजबूत तर्क है। तीसरा, भारत की विविधता, साक्षरता, बहुसंख्यक महिलाओं की वित्तीय सशक्तिकरण की कमी, सामाजिक मानसिकता, विशाल विविधता, गरीबी जैसे विभिन्न कारकों के कारण भारत की अपनी विशिष्ट समस्याएं हैं और वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक बनाने से पहले सावधानी से विचार किया जाना चाहिए। मतलब बनाने से पहले उस पर पूरी तरीके से विचार किया जाना चाहिए। तो इसमें निष्कर्ष रूप में बताया जा सकता है कि महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 172वें विधि आयोग की रिपोर्ट और न्यायमूर्ति GS वर्मा समिति द्वारा वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की सिफारिश की गई है। हालांकि इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं, इसलिए इसके अपराधीकरण से पहले इसका सावधानीपूर्वक तथा गहराई से विश्लेषण किया जाना चाहिए, क्योंकि इस अर्थ में लोगों की चिंता के मुख्य क्षेत्र पर कानून बनाना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 10 प्रश्न देखे। अब 10 प्रश्न अभी और बचे हुए हैं, परंतु ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 10 प्रश्न को ही समाप्त करते हैं। जो नेक्स्ट 10 प्रश्न है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।